हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा। आइए आज के पॉडकास्ट में हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ये एक ऐसा चैप्टर है जनरली स्टूडेंट सोचते हैं यार छोड़ के चले जाओ, इसको बिल्कुल इज्जत नहीं देते, पर ऐसा नहीं करना स्टूडेंट्स। देखो ना, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही पिछले 2 सालों से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। यू नेवर नो कब कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे। हमें तो हर शब्द, हर लाइन ऑफ एनसीईआरटी अपनी टिप्स पर करना है। बहुत मजेदार चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ सबसे पहले हमें ये बताया जाएगा कि व्हाट इज लिविंग, जीवित होने का अर्थ क्या है। यहाँ पर जीवित में कुछ क्वालिटीज होती हैं। ग्राम्स, ग्राम्स मतलब जी से ग्रोथ, आर से रिप्रोडक्शन, ए से एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, वातावरण को के प्रति संवेदनशील होना, एंड रिस्पॉन्स करना, यानी कॉन्शियसनेस होना, कॉन्शियस होना, जागृत होना। नाउ एम से मेटाबॉलिज्म, सी से सेल ऑर्गेनाइजेशन और ई से इमर्जेंस। आइए इन सबको समझते हैं। सबसे पहले जी से ग्रोथ की बात करते हैं। देखो एक बात समझो, ये सारे लिविंग के फीचर्स हैं, लेकिन डिफाइनिंग फीचर कौन है वो देखना है। क्या मतलब? डिफाइनिंग फीचर का मतलब है ऐसा कैरेक्टर जो हर लिविंग में है और किसी नॉन लिविंग में नहीं है। हर लिविंग में है, किसी नॉन लिविंग में नहीं है, तो हम उसे डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। चलिए पहले ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन मास ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दीज टू आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ मतलब परमानेंट, इरिवर्सिबल, इंक्रीज हो रही है मास के अंदर, तो हम उसे ग्रोथ कहते हैं। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, नो डाउट, बट नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो। अगर हम सिर्फ इंक्रीज इन मास को क्राइटेरिया माने तो एक रेत का टीला भी बढ़ता है, एक पहाड़ भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें बाहर सरफेस पर आकर मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, पर लिविंग अंदर से ग्रो करता है। तो हमारी ग्रोथ इंट्रिंसिक है, परमानेंट है, इनकी ग्रोथ एक्सट्रिंसिक है और टेम्पररी है। वो बाहर का मटेरियल हवा से उड़ जाएगा तो फिर से छोटे हो जाएंगे। तो ऑल लिविंग ग्रो, पर नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं, इसीलिए ये लिविंग का फीचर तो है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है। अब ग्रोथ की अगर हम बात करें, प्लांट और एनिमल ग्रोथ में आप जानते हो एनिमल्स की लिमिटेड ग्रोथ है, प्लांट्स की पूरी जिंदगी ग्रोथ है, क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरी लाइफ में मिलता है। इनडेफिनेट, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। और एनिमल्स की डिफ्यूज ग्रोथ है, प्लांट्स की लोकलाइज्ड ग्रोथ है, क्योंकि सर्टेन लोकेशन पर ही मेरिस्टेम होता है। ये बात हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी सीखी थी। तो प्लांट एनिमल की ग्रोथ का डिफरेंस हो गया, लिविंग नॉन लिविंग की ग्रोथ का डिफरेंस हो गया। अब हम आ जाते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर की ग्रोथ में डिफरेंस। देखो यूनिसेल्युलर में तो क्या हो रहा है, सेल जैसे ही ग्रो करेगा वो डिवाइड कर जाएगा, यानी रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो चाहे आप कहो सेल डिवाइड कर गया ग्रो के बाद, या आप कहो रिप्रोडक्शन हो गया, यानी कि यूनिसेल्युलर के अंदर ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस है, आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। पर मल्टी सेल्युलर में ग्रो डिवीजन यानी सेल डिवीजन से हमारी ग्रोथ हो रही है जीवन भर, या एनिमल है तो अप टू अ सर्टेन एज, और रिप्रोडक्शन पर्टिकुलर अलग से प्रोसेस होगा। तो मल्टी सेल्यूलर में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अलग अलग है, यूनिसेल्यूलर में इंक्लूसिव है। अब आइए हम सेकंड फीचर पर आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि बच्चे पैदा होते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग ऑफ सिमिलर काइंड। रिप्रोडक्शन हमारे दिमाग में जब भी आता है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोचते हैं, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्रोडक्शन है। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे प्लैनेरिया जो एक फ्लैटवर्म है, इसमें रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन से नया प्लेनेरिया बन जाता है। देन जो फंजाई हैं उनमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, हम जानते हैं कोनिडिया बनते हैं एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। इसके अलावा फंजाई में फ्रैगमेंटेशन होता है, फिलामेंटस एल्गी में फ्रैगमेंटेशन होता है, प्रोटोनीमा जो मॉसस के हैं उनमें भी फ्रैगमेंटेशन होता है। तो ये सब हम जानते हैं, बडिंग, फिजन, वी नो ऑल दिस। नाउ इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है। रिप्रोडक्शन किसी नॉन लिविंग में नहीं होगा, कभी किसी टेबल कुर्सी के घर बच्चे पैदा नहीं होंगे, लेकिन ऑल लिविंग में भी नहीं होता। 3 एग्जांपल्स हमारी टिप्स पर होने चाहिए। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, देन वर्कर हनी बीज स्टेराइल है, एंड म्यूल खच्चर स्टेराइल है। तो ये सब स्टेराइल है। तो यानी कि ग्रोथ ऑल लिविंग में होती है पर नॉन लिविंग में भी होती है, इसीलिए डिफाइनिंग नहीं है। रिप्रोडक्शन किसी नॉन लिविंग में नहीं होता पर सारे लिविंग में भी नहीं होता, इसीलिए ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है।
चलिए अब हम थर्ड आ जाते हैं, ए यानी एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट एंड गिव अ रिस्पॉन्स, यानी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब जागृति। हम सब अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। इवन पेड़ भी लाइट के ड्यूरेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटो पीरियोडिज्म, पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ लाइट पर ही फूल खिलते हैं। सीजनल ब्रीडर्स हैं जो पर्टिकुलर सीजन में अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट कंडीशन उसके अकॉर्डिंग ही ब्रीडिंग करते हैं। तो ये सब क्या है, रूट अवे फ्रॉम लाइट जा रही है, स्टेम टुवर्ड्स लाइट जा रही है, ये सब हमारे सेंसेस हैं, रिस्पॉन्सेज हैं टुवर्ड्स एनवायरमेंट। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, किसी नॉन लिविंग में नहीं होता और हर लिविंग में कॉन्शियसनेस है, चाहे वो 1 सेल का बैक्टीरिया हो और चाहे वो हम हो हाईली एडवांस। सो इट इज द डिफाइनिंग फीचर 100%। एनसीईआरटी कहती है कि अगर एक पेशेंट है जो कोमा में है, उसे लिविंग मानोगे या नहीं, देखो उसके अंदर भले एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो, लेकिन केमिकल्स को तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है उसके अंदर, दवाइयों को तो रिस्पॉन्ड कर रही है बॉडी, तो हम उसे नॉन लिविंग नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम अभी लिविंग भी नहीं कह रहे हैं, हम उसे ब्रेन डेड कहते हैं। अगर जीवित वापस आ गया तो लिविंग हो जाएगा और मृत्यु हो गई तो डेड हो जाएगा, पर नॉन लिविंग नहीं कहते हैं। चलिए, ये मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टर है और टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होगा। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्म जागृति, अपने बारे में सही गलत सोचना समझना, ये सिर्फ ह्यूमन का कैरेक्टर है। तो कॉन्शियसनेस लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है, पर सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन का डिफाइनिंग फीचर है। अब हम आ जाते हैं एम। एम से है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जितनी भी लिविंग रिएक्शन हो रही है, कुछ टूट रहा है कैटाबॉलिज्म, कुछ बन रहा है एनाबॉलिज्म, सम टोटल मिला के कैटाबॉलिज्म। लिविंग स्टेट क्या है, इट इज बेसिकली मेटाबॉलिज्म। लगातार रिएक्शंस हो रही है, एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस हो रही हैं, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। एनसीईआरटी कहती है कि बहुत सारी रिएक्शंस हैं लिविंग बॉडी की जिन्हें हम लैब में करा सकते हैं, सेल फ्री सिस्टम में करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 प्लस वाटर से H2CO3 हमारे बॉडी में आरबीसी में भी बनता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से, पर ये रिएक्शन हम लैब में सेल फ्री सिस्टम में टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, क्या हम इस टेस्ट ट्यूब को लिविंग थिंग कह दें? नहीं, टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग नहीं है। हाँ, ये रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है जिसे हम टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डन इन विट्रो आउटसाइड द लिविंग बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, बट लिविंग थिंग नहीं कहलाएगा, श्योरली लिविंग रिएक्शन हो रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। नाउ सी से सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल सेल से, टिश्यू टिश्यू से, ऑर्गन ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम, ये ऑल लिविंग में मिलता है, किसी नॉन लिविंग में नहीं मिलता। तो मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेल ऑर्गेनाइजेशन तीनों डिफाइनिंग फीचर्स हैं लिविंग के। ग्रोथ रिप्रोडक्शन फीचर है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब एक टर्म आएगा इमर्जेंस। इमर्जेंस का मतलब हिंदी में उभरना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो इसको, मान लो एक लड़का है, बड़ा डरा सहमा चुपचाप रहता है, पर जैसे ही उसका फ्रेंड सर्कल आ जाता है वो एकदम से हिम्मती हो जाता है, करेजियस हो जाता है, यानी उसकी करेज की प्रॉपर्टी उभर गई जब उसके दोस्त साथ आए। इसी तरह एक सेल के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है जो कि जब सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो उभर आती है। एक टिश्यू के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है जो कि जब सारे टिश्यूज मिलते हैं, अलग अलग ऑर्गन बनता है तो उभर कर आ जाती है। ये मतलब होता है इमरजेंस का। नाउ ये हो गया फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज लिविंग, GRAMCE की हमने बात कर ली। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जो भिन्नता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद कितनी और कितने प्रकार की स्पीशीज हैं, नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड है। वैसे तो 7 मिलियन है, बट 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड है। अब इतनी स्पीशीज को पढ़ने के लिए हमें इन्हें कैटेगराइज करना पड़ेगा। इस विद्या को, इस साइंस को क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैसे याद करोगे, टैक्सी, टैक्सी में चलती है कार, यानी कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। डन। अब टैक्सोनॉमी पहले पुराने समय में जो प्रीवियस टैक्सोनॉमी होती थी वो केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर थी, पर अब इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल कैसा है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, इकोलॉजिकल प्रोसेस, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये सब कंसिडर करते हैं। और अब इसमें एक और चीज जोड़ दी गई है, फाइलोजेनी, कौन किससे इवॉल्व हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, तब इसे कहते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक लैटिन शब्द से आया है सिस्टिमा, यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहां पर किसकी किससे उत्पत्ति हुई है, फाइलोजेनी को भी कंसिडर किया जाएगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर प्लस फाइलोजेनी। ये सिस्टमा वर्ड सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने यूज करा था, अपनी बुक, एक टाइटल दिया था उन्होंने अपने पब्लिकेशन को, सिस्टमा नेचुरे नाम लिखकर। तो
अब इसमें क्या स्टेप्स होंगे, देखो बड़ा आसान है इसके स्टेप समझना। मान लो मुझे एक नया पेड़ मिला, मुझे नहीं पता ये किस ग्रुप में आता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले उसके सारे कैरेक्टर्स लिखूंगी, जो जो मुझे दिखाई दे रहा है सब कुछ। तो पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन, लिस्टिंग ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। फिर मैं पहचानने की कोशिश करूंगी कि ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी, आइडेंटिफिकेशन। फिर अगर वो किसी ग्रुप में आता है, मैच कर रहा है, तो मैं उसे उसमें वर्गीकृत कर दूंगी यानी क्लासिफिकेशन, और किसी में नहीं आता तो मैं एक और नया ग्रुप बनाऊंगी क्लासिफाई करने को। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और अगर वो पहले से खोजा हुआ नहीं है तो मैं उसे नाम दूंगी यानी नॉमेनक्लेचर। चलिए तो अब आइए बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर की। इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जो पेड़ जानवरों को नाम दिया जाता है सबको वो 2 शब्दों का दिया जाता है, इसीलिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये भी हमें कैरोलस लीनियस जी ने दिया था। मजेदार बात बताऊं, इनका नाम कार्ल वॉन लिन था, पर इन्होंने सारे पेड़ जानवरों को 2-2 अक्षर के नाम दिए थे, 2 वर्ड्स के, तो अपना नाम भी इन्होंने कैरोलस लीनियस रख लिया था। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कैरोलस लीनियस है और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कैरोलस लीनियस ने दिया था। नाउ इसके कुछ रूल्स हैं, इसमें 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड जीनस है, हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, और सेकंड वर्ड स्पीशीज एपिथेट यानी स्पीशीज को डिनोट करता है, स्मॉल से स्टार्ट होगा। नाउ इसके अलावा थर्ड वर्ड ऑथर का नाम आ सकता है, पर वो एब्रीविएटेड शॉर्ट फॉर्म में रहेगा और आफ्टर स्पीशीज एपिथेट आएगा। तो जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, मतलब मैंजीफेरा जीनस है आम का, इंडिका उसकी स्पीशीज है, और लिन मतलब लीनियस ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। जितने भी नेम्स हैं वो सब लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, या अगर किसी दूसरी भाषा से ले रहे हो तो उसका लैटिनाइज्ड करेंगे। यानी अगर आप चेयर, कुर्सी रखना चाहते हो तो कुर्सी को लैटिन में जो बोलते हैं वो नाम रखा जाएगा। तो या तो लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं या लैटिनाइज्ड किया जाता है, एंड रिटन इन इटैलिक्स। अगर हम हैंड रिटन करेंगे तो सेपरेटली लिखेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में करेंगे, जो इनका लैटिन ओरिजिन दर्शाता है। फर्स्ट वर्ड जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल, सेकंड वर्ड स्पीशीज एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल। डन, ये हो गए इसके कुछ रूल्स, इंटरनेशनल रूल्स हो गए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब जब भी नामकरण करते हैं तो प्लांट्स के लिए जो बॉडी है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल कमिटी फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। कमिटी कोड कुछ भी दे सकते हैं, ऑफ फॉर कुछ भी दे सकते हैं, ICBN एंड ICZN हमें आने चाहिए नाम। ठीक है, तो ये हमने बात की बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, उसके रूल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रूल्स पे क्वेश्चन आता है, और इन दोनों बॉडीज पे भी अभी रिसेंट भी PYQ आया हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स आपको नाम भी लिख के दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कौन सा नाम सही तरह से लिखा है या गलत तरह से लिखा है, तो आपको क्लियर होना चाहिए सब चीजें। अब आइए हम इसके बाद में आ जाते हैं, नॉमेनक्लेचर हो गया हमारा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नेक्स्ट टॉपिक, टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब है हम यहाँ पर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाएंगे। तो ऊपर से नीचे, हाईएस्ट टू लोएस्ट की हमारी ट्रिक है, कीप, पॉट्स, क्लीन, और फैमिली, गेट, सिक। कीप मतलब किंगडम हाईएस्ट, पॉट्स मतलब फाइलम, ध्यान रखना पेड़ों में फाइलम को डिवीजन कहते हैं, क्लीन यानी क्लास, और मतलब ऑर्डर, फिर फैमिली, गेट्स मतलब जीनस, और स्मॉलेस्ट बेसिक रियल यूनिट हो गई स्पीशीज। इन्हें टैक्सॉन या रैंक्स भी बोल सकते हैं। अब जैसे जैसे हम हायर जाएंगे स्पीशीज से किंगडम की तरफ, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। ठीक है, सो एज वी गो हायर कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस, यानी सेम स्पीशीज के मेंबर में ज्यादा समानता है बजाय की सेम जीनस के, और कम समानता हो जाएगी फैमिली में, और कम हो जाएगी ऑर्डर में। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे, यानी कि भिन्नताएं बढ़ती जाएंगी, यानी क्लासिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इट विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू ढूंढना समथिंग कॉमन बिटवीन देम। चलिए, तो आइए सबसे पहले हम एनसीईआरटी के टेबल को पढ़ लेते हैं। टेबल में 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक मैन यानी इंसान, जानवर हो गया, दूसरा हाउस फ्लाई घर वाली मक्खी, ये भी जानवर हो गई, एनिमल, और 2 पेड़ दिए हैं, तीसरा मैंगो यानी मैंजीफेरा इंडिका, और चौथा गेहूं। चलिए, तो दोनों के किंगडम एनिमेलिया हो गया और दोनों पेड़ों का प्लांटी हो गया। अब ह्यूमन की बात करते हैं, तो हमारा नाम है होमो सेपियन। होमो हमारा जीनस हो गया, सेपियन स्पीशीज हो गई। होमोजीनस है तो हमारी फैमिली होमिनिडी ही हो गई। हमारा ऑर्डर प्राइमेटा आता है जिसमें मैन, मंकी, एप्स आते हैं, और हमारी क्लास मैमीलिया क्योंकि मैमरी ग्लैंड है, और हमारा फाइलम कॉर्डेटा क्योंकि नोटोकॉर्ड मिलती है। तो होमो सेपियन, होमिनिडी, प्राइमेटा ऑर्डर, मैमेलिया क्लास,
कॉर्डेटा फाइलम और एनिमेलिया किंगडम। अब हाउस फ्लाई कैसे याद रखोगे, ये म्यूजिक देती है कान में, गुन 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 म्यूजिक, ठीक है, तो इसका नाम है मस्का, और घर में मिलती है डोमेस्टिका, तो मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का जीनस हो गया, डोमेस्टिका स्पीशीज हो गई, और मस्का से मस्किडी फैमिली याद रख लेना, तो मस्का मस्किडी इसकी फैमिली हो गई। अब दिया, DIA, म्यूजिक दिया, DIA, तो दिप्तेरा ऑर्डर, इंसेक्टा क्लास, आर्थ्रोपोडा फाइलम, और किंगडम तो है ही एनिमेलिया। तो म्यूजिक दिया यानी मस्किडी, दिप्तेरा, इंसेक्टा क्लास एंड आर्थ्रोपोडा फाइलम। चलिए अब गेहूं की बात करते हैं। गेहूं का नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम 3 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ट्रिटिकम एस्टिवम। अब इसकी फैमिली ट्रिटिकेसी नहीं कहलाती है, पोएसी। कैसे याद रखोगे, पोहा, नाश्ते में पोहा खाते हैं तो गेहूं के साथ पोहा, पोएसी। ऑर्डर भी हो जाएगा पोएल्स, तो ट्रिटिकम जीनस, एस्टिवम स्पीशीज, पोएसी फैमिली, और पोएल्स ऑर्डर हो गया। इसके अलावा ये मोनोकॉट है यानी मोनोकॉटिलिडनी, और एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मी डिवीजन हो गया, और फाइनली फिर प्लांटी किंगडम हो गया। अच्छा, आम में देखो मैंजीफेरा इंडिका, ये तो जीनस और स्पीशीज हो गई। अब इसकी फैमिली याद करो, एना, इतने आम खाती थी कि उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो एना कार्डियेसी इसकी फैमिली हो गई। सैपिनडेल्स इसका ऑर्डर हो गया, बाकी ये डाइकॉट हो गया, एंजियोस्पर्मी हो गया। तो गेहूं मोनोकॉट एंजियोस्पर्म है, आम डाइकॉट एंजियोस्पर्म है, ठीक है। प्लांट किंगडम तो है ही दोनों। चलो आ जाओ कुछ और एग्जांपल्स अब कर लेते हैं। स्पीशीज में यहां पर पहले दिया हुआ है जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो ट्यूबेरोसम आलू की स्पीशीज हो गई। देन पैंथेरा लियो, लियो लायन की स्पीशीज। पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस टाइगर की स्पीशीज। पैंथेरा पार्डस यानी पार्डस पैंथर की स्पीशीज। तो ये स्पीशीज हैं, पर इन तीनों का पैंथेरा यानी जीनस कॉमन है। तो जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जीनस में पैंथेरा जीनस का एग्जांपल दिया है, पैंथेरा जीनस में पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस तीनों आएंगे। फेलिस जीनस अलग है जिसमें कैट आता है, ठीक है। इसके अलावा सोलेनम जीनस में आलू, ब्रिंजल, बैंगन वो सब आ जाएगा। तो जीनस में सोलेनम, पैंथेरा और फेलिस 3 जीनस दिए हुए हैं। अब जीनस के बाद आता है फैमिली। फैमिली हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जैसे बिल्ली को शेर की मौसी बोलते हैं, क्योंकि बिल्ली यानी फेलिस वाला जीनस और शेर यानी पैंथेरा वाला जीनस, ये दोनों की फैमिली कॉमन है, फेलिडी। ये सेम फैमिली के हैं, तभी तो मौसी बोलते हैं। तो फेलिडी फैमिली में फेलिस जीनस भी आता है कैट वाला, और पैंथेरा भी आता है जिसमें लायन, टाइगर, पैंथर आते हैं। इसके बाद कुत्ते की फैमिली अलग है, वो कैनिडी फैमिली है, इसीलिए कुत्ते को मामा नहीं बोलते, वो खानदान अलग है, वो फैमिली अलग है, कैनेडी फैमिली। पेड़ों में यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है जैसे सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी के अंदर हम जानते हैं सोलेनम आएगा जिसमें आलू बैंगन आ जाएगा, दतूरा आता है और पेट्यूनिया आता है। तो ये सब जीनस जो है ये सब सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। अब फैमिली के बाद आ जाएगा और ऊपर जाएंगे तो ऑर्डर। ऑर्डर हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। जैसे फेलिडी फैमिली अलग है जिसमें बिल्ली और शेर वगैरह आते हैं, और कैनेडी फैमिली अलग है जिसमें डॉग फैमिली आता है, पर इन दोनों का ऑर्डर सेम है, कार्निवोरा। जबकि मैन, मंकी, एप्स इनका ऑर्डर प्राइमेटा है। तो ऑर्डर के लेवल पर अगर हम देखें तो गाय कुत्ता ज्यादा क्लोज है, सॉरी कुत्ता बिल्ली ज्यादा क्लोज है बजाय इंसान या बंदर के, अगर हम उनसे कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो ऑर्डर के अंदर कैनेडी और फेलिडी दोनों फैमिली कार्निवोरा ऑर्डर में और प्राइमेटा ऑर्डर में हम सब आते हैं। इसी तरह से पॉलीमोनियल्स ऑर्डर आता है। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर पेड़ों में आएगा जिसमें कॉन्व्यूलेसी फैमिली और सोलेनेसी दोनों फैमिलीज आ जाते हैं। अब ऑर्डर के ऊपर आता है क्लास। क्लास की अगर हम बात करें तो जैसे मैमेलिया, मैमेलिया हमारी क्लास है, मैमरी ग्लैंड है, इसमें प्राइमेट्स भी आएंगे, मंकी, मैन, एप्स, प्लस इसमें जो कार्निवोरा वाला ऑर्डर है, गाय, सॉरी गाय नहीं, कुत्ते, बिल्ली, शेर, वो सारे वो भी आ जाएंगे क्योंकि सब में मैमरी ग्लैंड्स हैं। तो मैमेलिया क्लास के अंदर प्राइमेटा ऑर्डर भी आ जाएगा और कार्निवोरा ऑर्डर भी आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसी तरह से हम और आगे बढ़ेंगे तो क्लास के ऊपर आ जाएगा फाइलम। तो जैसे फाइलम की बात करें तो कॉर्डेटा फाइलम, तो कॉर्डेटा फाइलम में हम सब आ जाएंगे। कॉर्डेटा फाइलम में फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल सब कॉर्डेट्स में आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स जिन्हें हम बोलते हैं। और प्लांट्स में से डिवीजन बोल देते हैं। डिवीजन जैसे कि एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, ये सब डिविजन्स हैं। एंजियोस्पर्मी में डाइकॉट, मोनोकॉट सब आ जाएंगे। और लास्ट हाईएस्ट यूनिट हो जाएगी किंगडम। किंगडम जैसे एनिमेलिया किंगडम, प्लांटी किंगडम एक्सेट्रा, राइट। सो जैसे जैसे हम हायर जाते जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर कम होता जाएगा, डिफिकल्टी ऑफ क्लासिफिकेशन बढ़ती जाएगी। ये हो गई सारी हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की।
नाउ अब हम आते हैं इसके लास्ट टॉपिक पर, टैक्सोनॉमिक एड्स पर, जो मदद करेंगे टैक्सोनॉमी में। यहाँ पे हमें 4 जगह पढ़नी है। पहला हर्बेरियम, हर्बेरियम हर्ब यानी यहाँ पर प्लांट्स को प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व वर्ड जब भी आए मतलब डेड, और कंजर्व करते हैं लिविंग को। तो यहाँ पर हम प्लांट्स को, हर्ब हर्ब मतलब प्लांट्स, प्लांट्स को प्रिजर्व करेंगे। कैसे प्रिजर्व करेंगे? DPP, ड्राई प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। बचपन में रखते थे ना फूल को सुखाकर और किताब में दबाकर रख देते थे, तो ड्राई प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड करेंगे। हर्बेरियम की शीट्स आती है, यूनिवर्सल जो भी एक्सेप्टेड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। इसमें राइट साइड में बॉटम में डिटेल्स लिखते हैं। नंबर 1, ये स्पेसिमन किन्होंने कलेक्ट करा, कब कलेक्ट करा, कहां से कलेक्ट करा, इसका नाम क्या है, लोकल नेम, इंग्लिश नेम और बोटानिकल नेम क्या है। मैंने क्या कहा, और फैमिली कौन सी है। लोकल नेम, इंग्लिश नेम, जैसे अगर आलू है तो आलू, फिर इंग्लिश नेम पोटैटो, फिर सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटानिकल नेम और फैमिली, प्लस किन्होंने कलेक्ट करा यानी कलेक्टर का नाम, कब कलेक्ट करा, डेट ऑफ कलेक्शन, कहां से कलेक्ट करा, प्लेस ऑफ कलेक्शन। ये सब राइट बॉटम कॉर्नर में लिखते हैं। ये क्विक रेफरल सिस्टम है, फटाफट हर्बेरियल शीट निकाल के देखोगे आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। क्विक रेफरल सिस्टम। नाउ नंबर 2 आता है इसमें बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स हैं तो कंजर्व करेंगे। इसमें भी एक तख्ती लगा देते हैं जिसमें उसका बोटानिकल नेम और फैमिली, केवल 2 चीजें लिखते हैं। यहां पर हम एक्स सिटू, आउटसाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, एक्स सिटू कंजर्व कर रहे हैं पेड़ों को। अगर कहीं कोई खतरा है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो उसे भी हम ऐसे कंजर्व कर सकते हैं। बोटानिकल गार्डन में जैसे क्यू बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड में है, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये 3 नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। नाउ तीसरा आता है जूलॉजिकल पार्क यानी जू। जू में हम लिविंग एनिमल्स को कंजर्व करते हैं। जू वैसी ही जगह बनाने की कोशिश करते हैं, ऑलमोस्ट सेम कंडीशन जैसा उनके जंगल में होता। यहाँ पर हम उनकी ब्रीडिंग हैबिट है, फीडिंग हैबिट है पता करना है, तो जंगल में तो पीछे पीछे जाओगे नहीं, खा जाएगा, मार देगा, उन्हें स्टडी कर सकते हैं। प्लस एंडेंजर्ड, खतरे में है स्पीशीज, उसको इमीडिएटली एक्स सिटू कंजर्व कर सकते हैं जूलॉजिकल पार्क के अंदर। राइट, सो ह्यूमन केयर में, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में एनिमल्स को कंजर्व करते हैं। तो जू में एनिमल को कंजर्व किया, बोटानिकल गार्डन में लिविंग पेड़ों को कंजर्व किया, हर्बेरियम में डेड पेड़ों को प्रिजर्व किया। अब म्यूजियम आ जाता है। भाई ऐसे तो म्यूजियम हिस्ट्री के म्यूजियम्स भी होते हैं, पर यहाँ हम बोटानिकल म्यूजियम की बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल म्यूजियम बोलना चाहिए, नॉट बोटानिकल, बायोलॉजिकल म्यूजियम। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। अब इसमें आप ड्राई स्पेसिमेन भी प्रिजर्व कर सकते हो, प्रिजर्व, और प्लांट एनिमल दोनों का। तो ये पहली जगह आई है जहां प्लांट एनिमल दोनों प्रिजर्व हो रहे हैं। तो ड्राई स्पेसिमेन कर सकते हैं, या लिक्विड जार्स के अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं, या बड़े बड़े एनिमल्स अगर हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, तो उन्हें स्टफ करके, देखा है ना भालू वालू, ऐसे स्टफिंग करके भी प्रिजर्व करते हैं। या कई जानवरों के स्केलेटन्स, कंकालों को भी प्रिजर्व करते हैं। और अगर इंसेक्ट प्रिजर्व करना है तो उसे मारते हैं, बेहोश करके मारते हैं और फिर ऐसे ना पिन कर देते हैं, या टक टक टक, क्योंकि उसमें पंख है ना तो कहीं वो डैमेज नहीं हो जाए। जैसे पिचकाते नहीं, ऐसे कचुम्बर नहीं निकालते, तो क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं, मारते हैं, किल करते हैं, पिनिंग करते हैं और फिर इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर बंद करके उसको प्रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 जगह हो गई। अब हमें अगला पढ़ना है 3 तरह की किताबें, एक्चुअली 4 तरह की बुक्स हैं, वो भी हेल्प करती हैं। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग। एनसीईआरटी में फ्लोरा के बारे में दिया है, इसमें हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा एक गिवन एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब ये फ्लावर यानी पेड़ों के बारे में जो बुक्स निकालेंगे हम। मैनुअल जो है उसमें भी हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिलता है, जितने भी उस गिवन एरिया में ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। मोनोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो मतलब उस एरिया के पर्टिकुलर टैक्सॉन की डिटेल होगी। मतलब अगर मैं जीनस ले रही हूं तो उस एरिया में जितने जीनस के पेड़ हैं उन सबका जीनस वाइज डिस्क्रिप्शन होगा। मैं फैमिली बना रही हूं तो फैमिली वाइज होगा। मोनोग्राफ पर्टिकुलर टैक्सॉन, और कैटलॉग्स होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन के अलावा यहां से कुछ नहीं आने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की टैक्सोनॉमिक एड। तो हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम तो जगह है, फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग और मोनोग्राफ किताबें हैं। और की क्या है?
की मतलब चाबी, ये एनालिटिकल टूल है, दिमाग से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे दिमाग लगा के एनालिटिकली। देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मर्डर केस होता है या कोई क्राइम केस होता है, तो हम वहां पे पुलिस दो स्टेटमेंट पूछती है हमेशा, तुमने देखा या नहीं देखा, दाढ़ी थी या नहीं थी, चश्मा लगाया था या नहीं लगाया था, लड़का था या लड़की थी। तो ऐसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस बनाएंगे, पूंछ थी या नहीं थी, एक्सटर्नल ईयर था या नहीं था, बॉडी पे हेयर थे या नहीं थे, रिब्स थे या नहीं थे, गिल्स थे या नहीं थे, फिन्स थे या नहीं थे। तो ये जो दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, इस जोड़े को कपलेट कहते हैं, कपल, इस पेयर को कपलेट कहते हैं। ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, वन विल बी सिलेक्टेड, वन विल बी रिजेक्टेड। ऐसा थोड़ी कहोगे गिल्स थे भी और नहीं भी थे, तो वन विल बी सिलेक्टेड, वन विल बी रिजेक्टेड, और जो भी सिलेक्ट हो चाहे वो लीड की तरह काम करेगा। ईच स्टेटमेंट विल एक्ट एज अ लीड, जो हमें आगे लेके जाएगा। अच्छा, गिल्स थे मतलब कि वो रेप्टाइल बर्ड मैमल्स नहीं हो सकता, या तो टैडपोल है या फिश है। तो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट को कपलेट कहते हैं, जिनमें से वन विल बी एक्सेप्टेड, वन विल बी रिजेक्टेड, एंड ईच स्टेटमेंट चाहे जो भी एक्सेप्ट हो दैट विल एक्ट लाइक अ लीड। ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट की बनानी पड़ेगी। भाई हर जगह थोड़ी ना आप एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मर्डर होते हुए देखा कि नहीं देखा, वो बोलेगा साहब मैं तो चोरी के लिए बुलाया है, आप मर्डर की बात कर रहे हो। तो एवरी डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए हमें डिफरेंट कीज बनानी पड़ेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट माय डियर डियर लवली स्टूडेंट्स, द लिविंग वर्ल्ड को हमने पूरी मुट्ठी में कर लिया, पूरा पॉडकास्ट में रिवाइज कर लिया। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन ऑल माय लव एंड ऑल माय ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू।